बिहार के मोकामा से एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। एक तरफ तो एक बाहुबली नेता हैं जिन्हें 28 साल पुराने हत्याकांड से बरी कर दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक और काफी पुराने 33 साल पुराने मामले में सजा भी मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं सूर्यभान सिंह की, जिनका नाम अपराध और राजनीति मतलब दोनों ही गलियारों में खूब गूंजता है। हाँ, और देखिए आज स्थिति यह है कि वो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते सजा की वजह से, तो अब उनकी पत्नी उन्हीं के गढ़ मोकामा से चुनावी मैदान में है, और वो भी किसके खिलाफ? एक और जाने माने बाहुबली के खिलाफ। तो ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये तो बिहार की राजनीति में अपराध का जो असर है और जो चुनावी मजबूरियां होती हैं उसका एक गहरा आईना है एक तरह से। तो आज हम इसी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कौन है ये सूर्यभान सिंह? कैसे अपराध की दुनिया से निकलकर वो बिहार की राजनीति में इतने प्रभावशाली बन गए, और ये जो हाल में उनके कानूनी उतार चढ़ाव हुए हैं, कभी बरी कभी सजा, इसका क्या मतलब है? और सबसे जरूरी, मोकामा में जो ये बाहुबली बनाम बाहुबली की चुनावी जंग चल रही है, वो हमें क्या दिखाती है? बिल्कुल, आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो पब्लिक में उपलब्ध स्रोत हैं, उनके आधार पर सूर्यभान सिंह का सफर, उनकी राजनीतिक दांवपेंच और बिहार की राजनीति में ये जो अपराध और सियासत का एक जटिल गठजोड़ है, उसको परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारी ये बातचीत पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी और वेरीफाइड तथ्यों पर आधारित है। अंतिम फैसला जाहिर है अदालत का ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सूर्यभान सिंह के शुरुआती दिनों से। हाँ बिल्कुल, मोकामा के एक आम किसान परिवार से आते हैं वो। तो ये 90 के दशक में कैसे उनका नाम उभरा? वो दौर तो वैसे भी बिहार के लिए काफी उथल पुथल वाला था, है ना? आपने सही पकड़ा। 90 का दशक बिहार में राजनीति और अपराध के घालमेल का एक तरह से पीक टाइम था। बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, और इसी माहौल में सूर्यभान सिंह जैसे कई नाम सामने आए। उनकी बड़ी राजनीतिक पहचान तब बनी जब साल 2000 में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट पर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने तब के मंत्री दिलीप सिंह को हराया था। और दिलीप सिंह कौन? बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई। तो ये जीत बहुत बड़ी मानी गई थी। इसने उन्हें एकदम से राजनीतिक नक्शे पर ला दिया। बाद में तो वो रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी, उसके टिकट पर बलिया से सांसद भी बने। लेकिन ये जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही, इस पे हमेशा अपराध का साया क्यों रहा? क्या ये सिर्फ आरोप थे या वाकई गंभीर मामले थे उनके खिलाफ? देखिए, अगर पुलिस रिकॉर्ड्स की बात माने, जो खबरें आती रही हैं, तो उन पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे संगीन इल्जाम वाले 100 से ज्यादा मामले दर्ज होने की बात कही जाती है। अब 100 से ज्यादा मामले, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। और सिर्फ संख्या नहीं, मामलों की गंभीरता भी देखिए। बिहार के पूर्व गृह सचिव थे, जो बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, आर.के. सिंह। उन्होंने तो एक जमाने में, जब वो गृह सचिव थे, सूर्यभान सिंह को बिहार का नंबर 1 डॉन तक कह दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की नजर में उनका रुतबा या कहें कि खौफ कैसा माना जाता था। इतने सारे मामले, तो कोई ऐसे बड़े केस भी थे जिनसे उनका नाम नेशनल लेवल पे आया हो, या जिनका सीधा असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ा हो? हाँ बिल्कुल, 2 बड़े हत्या के मामले बहुत चर्चा में रहे और उनका सीधा असर भी पड़ा। एक तो था पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का हत्याकांड। उसने तो बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस केस में सूर्यभान सिंह आरोपी थे, लेकिन काफी लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिर में वो बरी हो गए। लेकिन एक दूसरा मामला था साल 2008 का। एक किसान थे रामी सिंह, उनकी हत्या का मामला। उसमें उन्हें निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और इसी सजा की वजह से जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसके तहत उनके खुद चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आजीवन कारावास, ये तो बहुत बड़ी सजा थी। लेकिन अभी हाल में, शायद अक्टूबर 2024 की बात है, खबर आई कि उन्हें एक और बड़े हत्याकांड से बरी कर दिया गया। ये कौन सा मामला था? हाँ, ये तो दिलचस्प मोड़ है उनकी कहानी में। ये 28 साल पुराना मामला था। बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड के नाम से जाना जाता है इसे। घटना 1997 की है। हाजीपुर जेल से बबलू श्रीवास्तव नाम के एक कैदी को पेशी के लिए ले जा रहे थे। तो आरोप यह था कि रास्ते में पुलिस वैन पर हमला हुआ, घात लगाकर, और उसमें बबलू श्रीवास्तव और साथ में जो 3 पुलिसकर्मी थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत सनसनीखेज वारदात थी वो। तो अब अक्टूबर 2024 में वैशाली की एक अदालत ने कहा कि सबूत काफी नहीं है, गवाहों ने भी शिनाख्त नहीं की। इस आधार पर सूर्यभान सिंह और उनके साथ एक और आरोपी थे, मुन्ना शुक्ला, जो खुद भी बाहुबली नेता हैं, दोनों को बरी कर दिया।
सूर्यभान सिंह खुद कोर्ट में मौजूद थे जब फैसला आया। 28 साल बाद बरी। कमाल है। लेकिन इसी के ठीक आसपास शायद सितंबर 2024 में ही उन्हें एक दूसरे बहुत पुराने मामले में सजा भी हुई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ बरी, दूसरी तरफ सजा। हाँ बिल्कुल, विरोधाभासी निकटाएं। और यही उनके कानूनी सफर की जटिलता दिखाता है। जिस मामले में सजा हुई वो तो 33 साल पुराना केस था, 1992 का। घटना थी बरौनी थाने के पास। एक मोम फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा था, तो आरोप था कि फैक्ट्री में जो लोग थे उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, गोलीबारी की। इस मामले में बेगूसराय की कोर्ट ने सूर्यभान सिंह को आईपीसी की धारा 333, मतलब सरकारी काम में बाधा डालने, उसके तहत 1 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। तो क्या इस 1 साल की सजा के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा? और इतने पुराने मामले में सजा कैसे हो गई अचानक? नहीं, सजा क्योंकि कम थी, 3 साल से कम, तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल गई। इस केस में दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान तब के जो डीएम थे, जिलाधिकारी उनके समेत करीब 12 गवाहों ने गवाही दी थी कोर्ट में। तो शायद इसी वजह से अभियोजन पक्ष अपना केस साबित कर पाया। हालांकि इसी केस में उनके 2 साथी आरोपी थे, उन्हें 4-4 साल की सजा हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो हाँ, ये दोनों हालिया फैसले, एक में इतने गंभीर आरोप से बरी होना और दूसरे में इतने पुराने केस में सजा मिलना, ये उनके लीगल रिकॉर्ड के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। ये बात समझ नहीं आती। एक व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, सजा भी हुई हो, वो दशकों तक बिहार जैसे राज्य की राजनीति में इतना अहम कैसे बना रह सकता है? क्या वो किसी एक पार्टी के साथ हमेशा रहे? वफादारी? शायद नहीं। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें तो लचीलापन कहना ज्यादा सही होगा, या शायद राजनीतिक अवसरवादी था। वो पार्टियां बदलने में माहिर माने जाते हैं। हमने बात की ना, पहले एलजेपी से सांसद बने, फिर वो लालू जी की पार्टी आरजेडी में गए, फिर 2022 में अचानक नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो गए, और अब सबसे ताज़ा खबर ये है कि अक्टूबर 2024 में, मतलब हाल ही में, वो फिर से आरजेडी में लौट आए हैं। अरे, इतनी जल्दी पार्टियां बदलना, ये कैसे हो पाता है? पार्टियों को उनके बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, या उनकी कोई खास ताकत है जिसे सब इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, यहीं पर बिहार की राजनीति की जो जमीनी हकीकत है वो सामने आती है। उनकी ताकत मानी जाती है मोकामा और आसपास के इलाकों में, उनकी जबरदस्त पकड़। एक और चीज का जिक्र आता है, दंगा रजिस्टर। ये पुलिस का एक रजिस्टर होता है जिसमें ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिन पर शक होता है कि वो सांप्रदायिक या जातीय तनाव भड़का सकते हैं या ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं। अब देखिए, इस रजिस्टर में नाम होना वैसे तो नेगेटिव बात है, लेकिन कुछ नेताओं के लिए ये जमीनी स्तर पर एक तरह की दबंगई या अनौपचारिक सत्ता का सिंबल बन जाता है। तो शायद राजनीतिक दलों को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए, खासकर मोकामा जैसे इलाके में, ऐसे किसी दबदबे वाले आदमी की जरूरत है। भले ही उसका अतीत कैसा भी हो, उनका असर वोट खींचने की क्षमता से जुड़ा माना जाता है। तो अब जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अब उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है? क्या वो बस पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने रास्ता साफ चुना है। अपनी पत्नी वीणा देवी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। और वीणा देवी भी देखिए राजनीति में नई नहीं है। वो पहले मुंगेर से एलजेपी की सांसद रह चुकी हैं, तो उनका अपना भी राजनीतिक अनुभव और पहचान है। अब आरजेडी ने उन्हें मोकामा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सितंबर 2024 में तो सूर्यभान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा था, मेरी पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है वो अब अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार का चेहरा भी हैं और मुख्य रणनीतिकार भी। तो ये तो सीधा सीधा परिवारवाद हुआ, एक नेता की जगह उसका परिवार ले लेता है। अच्छा, क्या वीणा देवी पर भी कोई आपराधिक मामला है या उनका रिकॉर्ड साफ है? नहीं, जो जानकारी उपलब्ध है और जो उनका चुनावी हलफनामा है, उसके मुताबिक वीणा देवी पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। उनका रिकॉर्ड इस मामले में साफ है। हालांकि संपत्ति उनके पास काफ़ी है, ऐसी जानकारी है, पटना में करोड़ों के फ्लैट्स, काफ़ी सोना वगैरह। तो हाँ, ये बिल्कुल परिवारवाद का ही एक उदाहरण है, जहां कानूनी बाधाओं के बावजूद अपना राजनीतिक असर और विरासत बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्य को आगे कर दिया जाता है। सूर्यभान सिंह ने कानूनी पाबंदियों को भी अपने राजनीतिक रसूख को, मतलब इनडायरेक्टली जारी रखने के एक तरीके में बदल दिया है। चलिए अब आते हैं मोकामा के मौजूदा चुनावी घमासान पर। इस बार का मुकाबला तो बड़ा अनोखा बताया जा रहा है, बाहुबली बनाम बाहुबली। ये कितना सही है? हाँ, ये विश्लेषण काफी हद तक सही है और यही इस चुनाव को इतना खास और शायद थोड़ा चिंताजनक भी बना रहा है।
एक तरफ आरजेडी से वीणा देवी हैं, जिनके पीछे सूर्यभान सिंह की पूरी ताकत, उनका पूरा नेटवर्क लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके उम्मीदवार हैं अनंत सिंह। अब अनंत सिंह का नाम कौन नहीं जानता बिहार में। वो खुद मोकामा के एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद बाहुबली नेता हैं। उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर भी हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ में तो सजा भी हुई है। वो पहले जेडीयू से विधायक थे, फिर निर्दलीय भी जीते और अब एनडीए के झंडे तले चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वाह, मतलब दोनों मुख्य उम्मीदवार ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप है या रह चुके हैं। ये तो वाकई अजीब स्थिति है। बिल्कुल। इसीलिए ये चुनाव बिहार की राजनीति के उस पहलू को एकदम सामने ला रहा है जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं का दबदबा आज भी कायम है। दोनों ही नेताओं का मोकामा और आसपास के इलाकों में अपना अपना असर है। अपने समर्थक हैं, अपने जातीय समीकरण हैं। तो मुकाबला सीधे सीधे दो बाहुबली खेमों के बीच का माना जा रहा है। यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर वोटर ऐसे उम्मीदवारों को चुनते क्यों हैं? क्या उनके पास बेहतर विकल्प नहीं होते या कोई और मजबूरी होती है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। मोकामा जैसे इलाकों की अपनी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयां होती हैं। जमीन के झगड़े बहुत आम हैं। गंगा किनारे के इलाकों पर कब्जा, बालू का अवैध खनन, जिसे नदी माफिया कहते हैं, वो बहुत सक्रिय रहता है। सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचाना या रोकना, ये सब बड़े मुद्दे होते हैं वहां। तो कई बार लोगों में, खासकर समाज के जो कमजोर तबके हैं, उनमें एक असुरक्षा की भावना होती है। उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं नॉर्मल राजनीतिक तरीके से हल नहीं होंगी। उन्हें लगता है कि सिर्फ कोई मजबूत या बाहुबली नेता ही उनकी मदद कर सकता है, चाहे वो उनकी जमीन की रक्षा करना हो, किसी झगड़े में उनका साथ देना हो या सरकारी दफ्तरों में उनका काम करवाना हो। तो इस सोच या कहीं मजबूरी के चलते कई वोटर ऐसे उम्मीदवारों को वोट दे देते हैं जिन्हें वो अपना रक्षक मानते हैं, भली कानून की नजर में उनकी छवि कैसी भी क्यों ना हो। इस मुकाबले में बीजेपी, जो एनडीए का हिस्सा है, क्या वो अनंत सिंह का समर्थन कर रही है या उनका अपना भी कोई कैंडिडेट है? हाँ, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने भी मोकामा से अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि मुख्य लड़ाई वीणा देवी आरजेडी और अनंत सिंह एनडीए समर्थित के बीच ही है। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार शायद दोनों मुख्य बाहुबली उम्मीदवारों के वोटों में सेंध लगाने का काम कर सकता है, खासकर सवर्ण वोटों में। सूर्यभान सिंह खुद अपनी पत्नी के लिए कैसा प्रचार कर रहे हैं? क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है उन्हें? वो तो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि वो रोज की 10-12 चुनावी सभाएं, बैठकें कर रहे हैं और उनकी रैलियों और सभाओं में भीड़ भी अच्छी खासी जुट रही है। ये दिखाता है कि उनका जमीनी असर अभी भी है। उनका मुख्य नारा है मोकामा के विकास की गारंटी। वो अपनी पत्नी वीणा देवी को विकास के एक नए चेहरे की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में अपने पुराने प्रभाव का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। और दूसरी तरफ अनंत सिंह की क्या रणनीति है? वो किन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं? अनंत सिंह ज्यादातर स्थानीय विकास की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने मोकामा में सड़कें बनवाई, स्कूलों की हालत ठीक की, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर की। इसके साथ ही वो वीणा देवी को बाहरी नेता भी बता रहे हैं। एक तरह से लोकल बनाम बाहरी का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीणा देवी पहले मुंगेर से सांसद रही हैं। तो चुनावी हवा किस तरफ लग रही है? विश्लेषक क्या कह रहे हैं? किसका पल्ला भारी है? ज्यादातर जानकार यही मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत ही कड़ा है, कांटे की टक्कर है, मतलब 50-50 वाला मामला लग रहा है। सूर्यभान सिंह के पास आरजेडी का संगठन है, अपना पुराना नेटवर्क है, व्यक्तिगत प्रभाव है। वहीं अनंत सिंह को सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का साथ है, उसका फायदा मिल सकता है। ऐसे में जो फाइनल नतीजा होगा वो काफी हद तक वहां के लोकल जातीय समीकरणों पर निर्भर करेगा कि कौन सा खेमा किस जाति समूह को अपने पाले में लाने में कितना कामयाब होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सूर्यभान सिंह ने अपराध के इतने गंभीर आरोपों और सजा के बावजूद बिहार की राजनीति में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। कैसे वो कानूनी दाव पेचों और राजनीतिक गठजोड़ के बीच आज भी इतने प्रासंगिक बने हुए हैं, और कैसे अब मोकामा का ये चुनाव अपराध, राजनीति, बाहुबल और पारिवारिक विरासत का एक बहुत ही जटिल और शायद थोड़ा चिंताजनक मिश्रण बन गया है। निश्चित रूप से ये मामला बिहार की राजनीति का और शायद भारतीय राजनीति का भी वो गहरा और परेशान करने वाला पहलू दिखाता है, जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता न सिर्फ चुनावी राजनीति में बने रहते हैं बल्कि अक्सर प्रभावशाली खिलाड़ी भी बने रहते हैं।
कई बार वो जनता की कथित मजबूरियों का, उनकी असुरक्षा की भावना का या फिर जातीय वफादारियों का फायदा उठाकर अपना दबदबा कायम रखते हैं। और पार्टियां भी चुनावी गणित के चक्कर में उन्हें अपनाने से परहेज नहीं करती। ये सब जानने और समझने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में रह जाता है। हाँ, सवाल यही है कि जब किसी इलाके के वोटर खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए या अपने हक के लिए या अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए भी उन्हें किसी बाहुबली को चुनना उनकी मजबूरी है, तो इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए आखिर किस स्तर पर बदलाव की जरूरत है? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति का, या फिर समाज को खुद ही अपने विकल्पों पर, अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो मेरे बिहारवासी भाइयों और बहनों, इस कहानी में हमने हर तथ्य को जांच और प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। याद रखिए, आपकी एक सोच आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका हर क्लिक आपकी जागरूकता की ताकत है। कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किस अपराध या सच्चाई को सबसे सटीक रूप में आपके सामने लाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सच फिर से सामने होगा। धन्यवाद।